हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया एक मार्क्स इंप्रूवमेंट वाली वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, जिसके तहत अगर आपने सारी चीजों को एज इट इज फॉलो किया तो आप विश्वास मानिए आपकी मार्क्स के साथ रैंक भी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। और वो यही वीडियो है, लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि जितनी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको एक एक चीज को ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में कंप्लीट करना होगा। अगर आपने वो चीजें नहीं कंप्लीट की फिर आप मुझसे कहने के बिल्कुल भी हकदार नहीं होंगे। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, मतलब न्यू स्टूडेंट है, वो हमारे चैनल पे इससे पहले जुड़ा हुआ नहीं था और वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपना लेता है, तो विश्वास मानिए कि उसके मार्क्स में 100% इंप्रूवमेंट दिखना ही है और उसकी रैंक भी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको एक एक चीज को एज इट इज फॉलो करना होगा जैसा आप लोगों को बताया जाता है। इसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई हैं कि कब हमें तुक्का मारना होता है, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट को हम कब यूज करेंगे, पेपर में जाते समय हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे, टेस्ट को हमें कैसे देना है, कितने मिनट तक देना है, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है, सारी चीजें मैंने एक एक चीज इसमें लिख रखी है। तो गाइज अब आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो टारगेट्स हैं, जो 5 टारगेट कंप्लीट हुए हैं, अगला दिन हमारा संडे का था, टेस्ट वाला दिन था, तो उस टेस्ट में हमें अपना इंप्रूवमेंट देखना है। इसलिए हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं जिससे कि आपके मार्क्स में बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट दिख जाए। इसके साथ साथ हम एक चीज और इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी उस चीज को इंप्लीमेंट कर लेंगे। हो क्या रहा है कि टारगेट अब हम एक नए अंदाज में देने वाले हैं। मतलब टारगेट्स आपके पास जाएंगे और जो आप टारगेट कंप्लीट करोगे उसका आपको 75 क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा जो आपको ऑनलाइन ही देना होगा। उसमें आप रैंक भी देख पाएंगे कि आपकी कितनी रैंक आ रही है बाकी बच्चों के बीच में, क्या आपने वो टारगेट सही से कंप्लीट किया है या नहीं कंप्लीट किया है। इवन उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर हफ्ते में भी आप लोगों को जो एक हफ्ते में चीजें की हैं, मतलब डेली तो टारगेट्स का टेस्ट मिलेगा ही, उसके बाद आपको हफ्ते में भी मिलेगा और फिर फुल टेस्ट भी मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज से रिलेटेड होगा ज्यादातर जो आप टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो। और आप विश्वास मानिए कि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उससे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब यहां पे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, जब तक बच्चा ये सोच के पेपर देगा कि मैं टेस्ट दे रहा हूं तब तक वो उस चीज को सीरियस नहीं लेगा। इसलिए मैं पहला पॉइंट ये कहता हूं आपसे कि कभी भी अपने टेस्ट को टेस्ट मत समझो। आप समझो कि आपका रियल एग्जाम होने वाला है। और रियल एग्जाम से पहले क्या करते हो आप लोग, लास्ट टाइम तक भी पढ़ते रहते हो ना। आपने देखा है जब बच्चा एग्जाम में जा रहा होता है उस टाइम तक भी ऐसे ऐसे पढ़ रहा होता है। तो ये वाली फील तभी आएगी जब आप इस टेस्ट को एज अ एग्जाम लोगे। अगर आपने एज एन एग्जाम ले लिया कि हाँ भाई मेरा एग्जाम होने वाला है, तभी आप कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट देख सकते हो। और ये 100% ट्रू फैक्ट है कि अगर आपने इसे एग्जाम की तरह फील करना शुरू किया, मतलब आप ये देखिए कि आपने पूरे हफ्ते जितनी पढ़ाई की है आज उसका आपको रिजल्ट दिखने वाला है। इसलिए आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैं आज अपने आप को देखूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना इंप्रूव कर सकता हूं। मतलब मेरा एक रियल एग्जाम होने वाला है और मैं कौन लोग मुझसे फाइट कर रहे हैं उनके बीच में मैं कहां हूं। कहीं मैं कुएं का मेंढक बन के तो नहीं रह गया हूं कि भैया मैं पढ़े जा रहा हूं अपने आप में और रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहे हैं। बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाकी लोग कहां से पढ़ रहे हैं, क्या उनके मार्क्स से आप अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगी, जब आप लोग टेस्ट दोगे। तो टेस्ट तो देना कंपलसरी ही है। आप किसी भी एप्लीकेशन पर टेस्ट दे सकते हो जहां आपका मन करता है, लेकिन हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसके अंदर में जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो टेस्ट देंगे वो टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे देंगे, जिसमें बहुत सारे मतलब 1.5 मिलियन स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें पता चल जाएगा कि भैया हमारा जो लेवल है कितने पानी में है, हमें रियलिटी पता चल जाएगी। बाकी बाद में बात करूंगा, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो दूंगा, छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा भी नए बच्चों को कि भैया कहां पे टेस्ट देना है, क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का कि ये तो अपने दिमाग से निकाल ही देना कि टेस्ट दे रहे हो, आपको रियल एग्जाम की तरह फील लेनी है तभी आप कुछ करोगे। अब अगर ये रियल एग्जाम है तो क्या करोगे। तो रियल एग्जाम से पहले जो भी आप करते हो, जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आपका कल को ग्रुप डी का एग्जाम है, आप टेस्ट मत मानिए, आप क्या करोगे, क्या करोगे उस टाइम पे आप लोग दो तरह की चीजें करोगे। एक तो जो आपने पढ़ लिया है उस चीज को तो आप पढ़ के ही जाओगे, लेकिन आपने जो चीजें नहीं भी पढ़ी हैं, मतलब टारगेट में चाहे वो कंप्लीट हुई हैं या नहीं हुई हैं, जैसे कि मैथ्स में मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज हैं या ईच एंड एवरी
चैप्टर के आप कम से कम फॉर्मूलाज तो देख के ही जाओगे, ठीक इसी तरीके से रीजनिंग के भी कॉन्सेप्ट्स देख के जाओगे। तो करना आपको वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यही है कि यहां पे बेस्ट रिवीजन टेक्निक्स प्लस टाइम। अब जब आपने रियल एग्जाम की तरह इस चीज को ले लिया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब मैं रिवीजन कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा कल को एग्जाम है। तो मैं आप लोगों से बताऊं, वैसे मैं एग्जाम की आपको बताऊंगा कि आप लोगों को टेस्ट कब देना है। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि आपको दो तरह से रिवीजन करना है। देखिए, जो आपने टारगेट्स कंप्लीट किए उसके लिए मैंने प्रॉपर रिवीजन का आपको टाइम दिया ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आपकी वो वाली चीजें रिवीजन में हो रही हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका कल एग्जाम है तो एग्जाम टारगेट का तो है नहीं, फुल एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को फुल प्रिपरेशन के साथ जाना होगा। अब फुल प्रिपरेशन के साथ कैसे जाना होगा, ऐसी तैयारी तो आप कर नहीं सकते जैसे कि आपने 4-5 टारगेट की कर ली है, बिल्कुल एक एक चीज रट गई है, तो आप इतना नहीं कर सकते। तो कम से कम फॉर्मूलाज तो देख सकते हो, कम से कम कॉन्सेप्ट्स तो देख सकते हो। ये अगर बुक है तो अगर इसमें आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इसके इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क करके दिए हैं, कम से कम वो वाली चीजें तो आप कर ही सकते हो। देखो, एक चीज और याद रखना, जो मैं आप लोगों को देता हूं मार्क करके, उस पर आप लोग भी मार्क कर लिया करो। एग्जाम में बैठने से पहले सिर्फ उस चीज को भी पढ़ के चले जाओगे जो मार्क करा है, बाकी चीजें मत पढ़ो। बाकी चीजें आप जब पढ़ रहे थे जब आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा था, लेकिन जब एग्जाम में बैठने जा रहे हो, मतलब जब टेस्ट देने जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप उसे इतना ज्यादा वेटेज मत दो कि सारा पढ़ना है, सिर्फ मोस्ट चीजें पढ़ के जाओ। और उसके साथ साथ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कहने का मतलब है स्पेशली बोल रहा हूं, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। पहले सुन लो मैथ्स का। मैथ्स को आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके 4 चैप्टर अभी कंप्लीट हुए, नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ, मीन मोड मीडियन कंप्लीट हुआ, तो वो तो आपका हो गया। उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स बचते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि जब भी आप टेस्ट देने बैठोगे, मतलब कल और परसों जब आप टेस्ट दोगे, उससे पहले, टेस्ट सब एक साथ ही देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, सारे चैप्टर्स के बेसिक्स, जैसे ये आर एस अग्रवाल का मैथ्स है, इसे उठाओ और इसका फर्स्ट चैप्टर खोलो, इसके जितने भी बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को पढ़ो, इसके रूल्स पढ़ो क्या क्या दे रखे हैं। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं हो रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल देखने हैं, अभी कुछ नहीं देखना है, इसके जो एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल अगर आपसे नहीं आता है वो एग्जाम्पल कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। इस काम को करने में एक चैप्टर में 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर वो वाली चीजें जो आपने कंप्लीट भी नहीं की हैं उनके फॉर्मूला आप लोग रिवाइज कर लोगे, ठीक है। सेम आपको रीजनिंग में कॉन्सेप्ट जो आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं अपने, उससे आप हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट देख के जाओगे कि मैंने अगर क्लोक वाला चैप्टर अभी भैया के टारगेट से नहीं भी किया है, लेकिन मैं उस चीज को कंप्लीट करके जाऊंगा। और जब आप ऐसे करके जाओगे तो आप विश्वास मानिए कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे कि फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहा है। 10 में से 7 बार जब क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही उसका है साइंस का, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपने देख लिया कि भैया ये वाली समीकरणें हैं और F बराबर ma है, F बराबर dp/dt है, ये है, तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है लेकिन आपके दिमाग में वो फॉर्मूला घूम रहा है F बराबर dp/dt और अगर आपको P दे रखा है, T दे रखा है, तो आप निकाल दोगे आंसर F का। मतलब आपके दिमाग में कम से कम फॉर्मूलाज घूमते हुए होने चाहिए, और जब फॉर्मूलाज घूम रहे होंगे तब आप एक एक क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर लोगे। 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन कर लोगे, 2 बार ऐसा होगा कि वो इन डेप्थ गया होगा, तो उसके लिए तो आप लोग टारगेट कंप्लीट कर ही रहे हो। जब टारगेट में आएगा तो साला करेंगे ही, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका तो अब लगभग सिलेक्शन श्योर ही है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी पता चली हैं जो मैं बता रहा हूं। तो कम से कम इतना आप लोग जरूर करना, जब आप टेस्ट देने बैठो तो जितने आपने प्रीवियस टेस्ट दिए हैं, जो आपने एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस को जरूर पढ़ लेना, स्पेशली साइंस का, मैथ्स का और रीजनिंग का। बाकी चीजों के करने की आपको जरूरत नहीं है। एनालिसिस कैसे करना है टेस्ट का उसके बाद में वीडियो दूंगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें बतानी है, तो एनालिसिस के बारे में बाद में वीडियो मिलेगी। तो फिलहाल क्या है, प्रोडक्टिव। अब ये हो गया टेस्ट एग्जाम में जाने से पहले क्या करें, बेस्ट रिवीजन की टेक्निक क्या है, रिवीजन का टाइम क्या होता है बेस्ट। देखिए, वैसे तो अगर आप प्रॉपर दिन में टारगेट कंप्लीट कर रहे हो तो आपका इवनिंग का जो टाइम होता है, इवनिंग का आप अपनी छत पे जाके जहां मन करके टहलते हुए याद कर सकते हैं, या मॉर्निंग का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप अपनी चीजों को याद कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉपर आप लोगों को अगर रिवीजन का मैं दिन दे रहा हूं, पूरा संडे का दिन आप लोगों का रिवीजन का है, तो आप उस पूरे दिन में रिवीजन करिए, लेकिन उसमें ध्यान रखिए किसी भी टॉपिक पे अटकना नहीं है, आपको निकलते जाना है, क्योंकि आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है। जरूरी नहीं है जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो वो क्वेश्चन टेस्ट में आने वाला है, इसलिए 100 में से 99 बार जिस क्वेश्चन पे आप अटके हुए वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन पे अटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, प्रोडक्टिविटी दोगुनी करने का बेस्ट वे क्या है, सिलेबस के उस पार्ट को सबसे पहले करना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं,
मान लीजिए कि किसी चीज से, किसी चैप्टर से, मान लीजिए प्रायिकता से कोई क्वेश्चन उठा लिया, तो बच्चे प्रायिकता को कर रहे हैं। अरे पहले 60 से 70% वो वाला पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करिए जहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको उस प्रायिकता को ना पढ़ के, प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं कह रहा, अगर वो सिंपल चीज है तो एक बार में कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये पार्ट डिफिकल्ट है और इसका वेटेज बहुत कम है, तो उस चीज को अभी छोड़िए। पहले जब आप टेस्ट में जा रहे हो तो आपको उन चीजों को रिवाइज करके जाना जिनका वेटेज ज्यादा है, जिससे कि आप रियल एग्जाम में बैठने जा रहे हो, मतलब आपको कट ऑफ में दिखाना है कि मैं कितना ऊपर आ सकता हूं, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज आपको करनी है। तो उस सिलेबस को ज्यादा ध्यान में रखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस है। अभी बहुत सारी चीजें बचानी है, अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं। अगर आप वीडियो छोड़ोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। ये 18 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है इसके बारे में बताऊंगा, इसके बिना आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं दिखेगा। इस वीडियो से मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन ये 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बात करते हैं। तो इसके बाद हो गया प्रोडक्टिविटी दोगुनी करने का बेस्ट वे क्या है। देखो, प्रोडक्टिविटी अगर आपको अपनी दोगुनी करवानी है तो ये जो मोबाइल है ना, जो आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल को रिवीजन करते टाइम अपने पास मत रखना। बस क्या, रिवीजन करते टाइम आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे का काम, जो आपका 1 घंटे का काम है, वो 1 घंटे में ही हो जाए या उससे भी कम में हो जाए, तो आपको ये करना होगा। अदरवाइज होगा क्या, आप एक ही चीज को रिवाइज करते रह जाओगे और बार बार व्हाट्सएप के मैसेजेस दे। मैं कह रहा हूं, मेरा भी टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, तो उस चीज को भी तब तक स्किप करो जब आपका 1 घंटा रिवीजन हो गया। उसमें जो 5 मिनट का टाइम मिलेगा उसमें आप मोबाइल उठा के देखो। अदरवाइज बीच में मोबाइल नहीं उठाना है, दूर रखो मोबाइल को, स्विच ऑफ करके रखो। जब रिवीजन कर रहे हो स्विच ऑफ करके रखो। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। रिवीजन अगर कर रहे हो उस टाइम पे तो आपके पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे मोबाइल होगा तो बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। ये प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाएगी। एक शांत जगह पर टेस्ट देना है जहां 90 मिनट तक आपको कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। अगर 90 मिनट तक आपको कोई आ गया बीच में, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। मतलब अगर आपको एग्जाम वाली फील लेनी है तो अपने घर वालों से बोलो कि 90 मिनट तक मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। और मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि तुम 1 घंटे में पेपर करके चले जाओगे तो तुम्हारी वाहवाही होगी। ये वाहवाही लूटने का टाइम नहीं है, अपना सिलेक्शन श्योर करने का चांस है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपका पेपर 1 घंटे में भी हो जा रहा है, तब भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को रीचेक करिए। जो क्वेश्चंस नहीं हुए उन्हें बार बार करने की कोशिश करिए। वो क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे यहीं से कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं था, बार बार अटक रहा था। तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेगा, जिससे कि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर पाओगे। इसलिए 90 मिनट से पहले अपना एग्जाम छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, टेस्ट में बैठते समय, हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि टेस्ट में बैठते समय कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, अन्यथा होगा ये। जब आप जा रहे हो तो ये नहीं सोचना है कि मैंने, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पूरे सिलेबस को देख जाइए। आपके मन को संतुष्टि होगी कि मैंने पूरा सिलेबस देख रखा है, साला अगर क्वेश्चन आ गया तो एक बार को मैं कर सकता हूं। अगर आप सिलेबस नहीं देख के जाओगे, आपको लगेगा यार मैंने तो 4 ही चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। तो इस चीज का पूरा प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस, खाली ऊपर ऊपर से निगाह मार जाओ, आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। बस आप ऐसे ऐसे भी देख गए ना, ऐसे ऐसे भी। तो एक मन को साइकोलॉजी जो होती है ना, साइकोलॉजी, वो ये बोलती है कि अगर आपके मन को संतुष्टि हो गई ना कि आपका सिलेबस पूरा है, तो आप विश्वास मानिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तब भी उसके चांसेस बनेंगे कि हो सकता है आप कर लो वो क्वेश्चन, क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव हो रखा है। अदरवाइज होगा क्या, अगर आप घबराए रहोगे, अरे यार मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो होगा वही फिर जो आप सोच के आओ कि ये भी नहीं हुआ, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं फिर। इसलिए पॉजिटिव सोच लेके जाना है एग्जाम में। और एग्जाम शुरू करने से पहले अपने भगवान की, अल्लाह की कम से कम 1 मिनट 2 मिनट प्रे कर लिया करो, आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। मतलब जो घबराहट होती है, ये होता है, लंबी सांस भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप प्रे करके बैठोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है ही, क्योंकि आपने मेहनत की है। और देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट आज तक बना नहीं है, ये निश्चित है। सफलता का कोई शॉर्टकट तो है नहीं, लेकिन स्मार्ट अप्रोचेस से जो सफलता का रास्ता है उसे आसान बनाया जा सकता है। तो यहां जो काम चल रहा है वो सफलता लेनी तो है, मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन वो आसान वे में अगर ली जा सके तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर कम मेहनत करके अगर ज्यादा अच्छा आउटपुट मिल सकता है, तो वो वाली चीजें करने का यहां पे कार्य चल रहा है। ठीक है, ये वाली चीजें आ गई। नेक्स्ट है, टेस्ट में बैठते समय कभी भी नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन को, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में, अब आप टेस्ट में बैठ गए हो, भगवान का नाम लेकर बैठ गए हो, ठीक है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। अगर कोई भी बच्चा मैथ्स या रीजनिंग में अटक रहा है, आप विश्वास मानिए वो, मतलब वो अपने मार्क्स खोने वाला है। अब
आप किसी भी क्वेश्चन से लड़ेंगे नहीं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो टाइम एंड वर्क टारगेट कंप्लीट किया था, साला क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। अगर ये वाली सोच रखोगे देन आप अपने मार्क्स खोने वाले हो, क्योंकि आप यहां लड़ते रह जाओगे, पीछे जो 4 क्वेश्चन है वो स्मार्ट बच्चा पीछे जाके अटेम्प्ट कर लेगा, आप इसी एक पे रह गए, उसके 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, होगा फिर भी नहीं आपसे ये। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मार्क फॉर रिव्यू करो। अगर आपको दिख भी रहा है ना कि यार ये क्वेश्चन कर तो लूंगा मैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू भी 2 तरीके का होता है, इस चीज को याद रखना। देखो, अगर आपने उसका आंसर कर दिया और फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, देन वो क्वेश्चन काउंट भी होगा, उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर वो सही हो गया तो आपको मार्क्स देके जाएगा, और गलत हो गया तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाएगा। मार्क करने के बाद मान लीजिए आपने ऑप्शन सी चुना और फिर मार्क फॉर रिव्यू करा, तो उससे गलत हो जाएगा। जबकि अगर आपने मार्क नहीं करा, आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करा, तो वो ना काउंट होगा, ना तो वो सही होगा आंसर, ना गलत होगा, क्योंकि आपने चूज ही नहीं करा है। लेकिन वो एक फायदा करेगा कि आपने ये जो क्वेश्चन है मार्क करके आए हो, तो जब दोबारा से लौट के आ रहे होगे उस टाइम पे आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देख लोगे कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकता था, देख लेता हूं एक बार, क्या पता हो ही जाए। समझ आ गई। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट के लिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आपने ये नहीं किया ना, मेरे किसी टारगेट को कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा कोई भी स्टूडेंट, इस VIP गुरुजी यूट्यूब चैनल का कोई भी ऐसा स्टूडेंट, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो मुझसे ये कहे कि भैया मैंने तो 100 क्वेश्चन देखे ही नहीं। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं, तब आप विश्वास मानिए कि आप लाखों स्टूडेंट से पहले से पीछे हैं, क्योंकि आप काबिलियत दिखा रहे हो क्वेश्चंस को। अरे क्वेश्चन से नहीं लड़ना है। क्वेश्चन अगर आपसे, आपके सामने पत्थर बन के, रोड़ा बन के खड़ा है, तो आप उसे साइड करिए कि तुझे बाद में देखूंगा, पहले मैं अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ता हूं। मतलब आपको पहले 100 क्वेश्चन देखने ही है, चाहे आप जो करिए। आप स्टार्टिंग के 60 से 70 मिनट में पहला राउंड मारने की कोशिश करिए। और पहला राउंड का मतलब यह होता है कि जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है आप उसे मार्क करते चलिए और चलते जाइए, चलते जाइए। जो क्वेश्चन हो रहा है उसे ठीक है, जो नहीं हो रहा है, अगर लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को कर तो लूंगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा, मार्क फॉर रिव्यू करिए, अभी टिक मत करिए क्वेश्चन को, आगे बढ़िए, चलते जाइए, चलते जाइए। 100 तक एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपका माइंड रिलैक्स फील करने वाला है। अब उसे लगेगा कि यार जो होना था, मतलब जितना अपने पास था टैलेंट, वो तो हमने घूस दिया, अब हम देखते हैं कि एडिशनल में कितनी चीजें कर सकते हैं। तो आपका जब माइंड फ्री हो गया, तब आपके सर से लोड खत्म हो गया कि यार अभी तो 20 क्वेश्चन देखने बाकी हैं। जब इस तरह की चीजें रहती हैं तो आप 20 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, जबकि क्वेश्चन 10 ही पड़े होंगे, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है यार 10 क्वेश्चन है, 20 मिनट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हड़बड़ी हो जाएगी, लास्ट के 3-4 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार ये ट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पूरी वीडियो की सबसे इंपोर्टेंट बात यही है कि आपको 90 मिनट्स पूरे पेपर को देने हैं और पूरा पेपर 100 तक जाना है। चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने हैं। आपको दिख रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पहला हमारा एम है कि हमें 600 तक क्वेश्चन देखने हैं स्टार्टिंग के 1 घंटे में। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस 1 घंटे में इन 100 में से कम 50 से 60 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आप कर चुके होंगे। और फिर बचते हैं आपके पास 30 मिनट। अब आप 30 मिनट हैं, आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं। आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आप ये देख ही चुके हो कि भाई जीके का जो क्वेश्चन नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन मैथ्स में, रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के। तो उन क्वेश्चंस पे आप दिमाग लगाइए। आप देखिए आपके पास 30 मिनट हैं और क्वेश्चन है आपके पास 40, जिसमें से 10 क्वेश्चन आप पहले ही कह चुके हो कि ये तो होने ही नहीं है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो मार्क फॉर रिव्यू करके आए हो, या बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप 30 मिनट में कम से कम 15-20 क्वेश्चंस कर लोगे। और जब आप 15 क्वेश्चन कर लोगे तो 60 हमारे पहले थे, 75 क्वेश्चंस से ऊपर आप राइट वाले क्वेश्चंस कर लोगे। बाकी क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। 75 ही अटेम्प्ट नहीं करके आना है, कभी 75 ही सोच लो। अटेम्प्ट तो अब तुक्के की बात भी करेंगे किस तरीके से। अटेम्प्ट तो देखो, जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं वो 90 तक करते हैं, 95 तक भी करते हैं। इवन हम भी 90-92 तक अटेम्प्ट करते ही थे, जिसमें से ये श्योर है कि 8-9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन गलत होंगे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि भैया 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, तो बाकी 2 में तो हम खेल सकते हैं, अभी देखेंगे कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो इतनी बातें हो गई। और दूसरी चीज, अगर कोई मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, आपने एक बार ट्राई किया, ठीक है, पहली बात तो उस क्वेश्चन का अगर आंसर गलत आ रहा है, एक बार बस ऊपरी सरसरी निगाह मारनी है। फिर भी आपको लग रहा है कि यार आपने सही किया लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है, तो एक बार इंग्लिश में देख लो कि क्या दे रखा है क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है कि यार इंग्लिश में कुछ और था, तो अगर उसी टाइम हो जा रहा है जल्दी से, तब तो उसे चेंज कर लो, अदरवाइज मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो।
मतलब उस पर टिकना नहीं है, लड़ना नहीं है, बस आगे निकलते जाना है पहली बार में, अदरवाइज आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ये हो गया। दूसरी चीज, एक ही टॉपिक का रिवीजन नहीं करते रह जाना है, ये मैं आप लोगों को बता दिया। लोग 7-7 साल एक एक टॉपिक पे पीएचडी करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं अगर आप लोग चाहोगे तो, लेकिन हमें उतना टाइम लगाना नहीं है। हमें ये देखना है कि 100 में से जो 90 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। अगर वो ईजी लेवल के आ रहे हैं तो पहले आप उस चीज को फोकस करिए। जो टॉपर बंदा है उसको पढ़ने दीजिए, क्योंकि वो टॉपर है, उसको पढ़ना बनता है। अगर हम भी हैं तो हमें पढ़ना बनता था, लेकिन अगर आप नहीं हो तो पहले आप सिलेक्शन की कैटेगरी में तो आओ। अगर आप उन क्वेश्चंस में लिपटे रह गए तो क्या होगा? आप 10 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, आपको उन 10 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने 90 क्वेश्चंस के पीछे भागना है। इसलिए जो 90 क्वेश्चंस हैं पहले उनसे सिलेक्शन श्योर करिए, और जब सिलेक्शन श्योर हो जाए तो बाकी 10 क्वेश्चंस के लिए लड़िए। नेक्स्ट है, जो प्रश्न ज्यादा आसान लगे उसे एक बार जरूर देख लेना, और आंखें मीच के फर्स्ट ऑप्शन तो कभी मत लगा देना। कहने का मतलब है कि एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना सही से कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन इजी दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन रखेगा, आप उसी को रख दोगे जिसमें आप कंफ्यूज होने वाले होगे। इसलिए उस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ना है और फिर सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, तब आंसर करना है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनके गलत होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, इसीलिए बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा अब बात करते हैं, हाँ दूसरी, नींद आ रही हो तो नींद ले लो रिवीजन करते टाइम, किसी भी टाइम। अगर आपको नींद आ रही है तो उस टाइम मतलब नींद लेनी ही है। अगर आप उस टाइम पे नींद नहीं लोगे तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, फिर पढ़ नहीं पाओगे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो जब नींद में पढ़ोगे तो आपके 4 घंटे, और जब बिना नींद के, जब नींद नहीं आ रही होगी उस टाइम पे आप पढ़ोगे तो आपके सिर्फ 1 से 1.5 घंटा उन 4 घंटों के बराबर होगा। इसलिए नींद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। साली नींद आ रही है तो हम पहले सो ही लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में 16 घंटे सो लोगे, समझ आ रही है ना? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका टारगेट अचीव करना है। अपने दिमाग को ये दो कि 6 घंटे नींद हो गई तो बहुत हो गई, इनफ है। मैं भी जागता हूँ 6 घंटे, 5 घंटे, बस। समझ आ रही है ना? तभी मैं हैंडल कर पाता हूँ, अदरवाइज मुझसे भी हैंडल नहीं होगा। तो अपने एम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तीसरी चीज, अब है मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, तुक्का किस तरीके से लगाना है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो या टाइम बचा सकते हो। तो टाइम बचाने के आपके पास 3 मेथड होते हैं, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, अप्रोक्सीमेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसके बारे में मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, अभी यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है? अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब सीधा सा इतना होता है कि कई बार क्या होगा, आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, जोड़ने का, घटाने का, बोर्ड मास में होता है इनका यूज। सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन का यूज जो होता है वो वहीं पे होता है। अब आपको ऑप्शंस देख के, मतलब जो ऊपर क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शंस है, आपको दिख जाएगा कि ये 2 ऑप्शन नहीं है, मतलब देख के ही पता चल जाता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। बाकी 2 ऑप्शन है। अब मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, देखो तुक्के कब लगाए जाते हैं, तुक्के लगाने का क्या है, अब मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चंस कर लिए, अब आपके 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें ये डाउट है कि यार या तो ए होगा या सी होगा। 2 क्वेश्चंस आप, मतलब 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर रखे हो, तब आप बिल्कुल रिस्क लीजिए, बिल्कुल फ्री हो आप रिस्क लेने के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क लेना चाहिए। अगर फिर भी आपका मन है कि नहीं लेना चाहते तो मत लो, लेकिन उन क्वेश्चंस में रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है। अभी आपके 50% चांसेस हैं, और मार्क्स कितने कटेंगे? 33%। मतलब आप अभी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो आप उस केस में ले सकते हो। बहुत अच्छा है ये ऑप्शन कि अगर आपने 2 चीजें नेग्लेक्ट कर दी हैं, मतलब खत्म कर दिया कि ये तो है ही नहीं, बाकी चीज पे आप क्या कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो। तो तुक्का मारने के लिए बताया गया है, अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ 4 में से, तो रिस्क ले सकते हो। इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आप रिस्क लीजिए। ठीक है, ये स्मार्ट स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो करो। बाद में मुझे कोई मत बोलना भैया मेरे तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए। उसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी चाहिए होता है, किस तरह से करना है क्या। एक वीडियो बनाएंगे उस पर भी, साइंटिफिक वे होता है एक चीजों को देखने का। अब तीसरा है आप लोगों के सामने, अभी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन सा टेस्ट लगाना है, क्या करना है। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या है? तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ चीजें होंगी, जैसे कि आप एग्जांपल मान लीजिए कि आपको बहुत सारे अंक जोड़ने के लिए दे दिए, मतलब बहुत सारा सामान जोड़ने के लिए दे दिया, तो कुछ लोग क्या करेंगे, पूरा जोड़ेंगे। पहले आप ऑप्शंस देखिए कि किस, अगर उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है
तब आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेशन में जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन में मान लीजिए कहीं पे 101 लिखा है, आप 100 जोड़ लीजिए, अगर गैप ज्यादा है तो। और कई बार बहुत ज्यादा ऑप्शंस में गैप होते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाया हुआ है, बताऊंगा। दूसरी चीज है लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत लंबा नंबर दे दिया और उस कह रहा है इकाई का नंबर, इकाई का अंक बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं, पूरी गुणा करते हैं कि भैया 2 चौक 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 32 का हो गया 64। इस तरीके से नहीं करना है आपको। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट में क्या है, बहुत जगह यूज होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट में आपको इस तरीके से करना है, जैसे मान लीजिए दिख गया कि पीछे 2 है फिर 7 है क्या, तो आपको उसी समय छोड़ देना है। जैसे 2 और 7 की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, 2 सत्ते 14, क्योंकि आपको इकाई का अंक बताना है। तो आप 14 की मल्टीप्लाई मत करो आगे जाके, आप सिर्फ 7 की वो 4 की मल्टीप्लाई करो आगे जाके। समझ आ रही है ना, मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, आप समझ जाओगे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये पाई चार्ट के और ये जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, विश्वास मानिए इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में बच्चा फंस जाता है। मैंने एक टेस्ट सीरीज के एग्जांपल लेके वीडियो में समझाया हुआ है कि किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते थे। मतलब पहले मैंने टेस्ट दिलवाया बच्चों से, मैं हो सकता है जो आपको टेस्ट दिलवा रहा हूं उन टेस्ट की भी चीजें लाके आपके सामने दिखाऊं कि कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते थे आप लोग। अभी मैंने भी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। दूसरी चीज, किसी बच्चे को अगर शक हो कि भैया ने इजी वाले टेस्ट तो नहीं दे दिए, आपका जो मन करता है वो टेस्ट लगाइएगा, कोई मतलब नहीं है। मैंने भी कोई टेस्ट नहीं देखा, एज इट इज बस ऐसे ही उठा लिए हैं कि भैया ये वाले टेस्ट देने हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता है क्या, तो आपका जो मन करता है वो टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है, अब इसमें करना क्या होता है, देखो इसमें कई बार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए ये ABCD दे रखे हैं, उन्होंने कहा कि किसी की इनकम 10 लाख है और उसमें 5 हिस्सेदार हैं ABCDE, ठीक है, उसे 35% मिलता है, इसे इतना मिलता है। तो अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताइए कि B और D का कितना योगदान है। तो कुछ लड़के क्या करेंगे, पहले B का निकालेंगे 15%, फिर D का निकालेंगे 25%। अरे इस तरह से क्यों करते हो, या इनका अंतर पूछेगा तो पहले परसेंटेज का ही अंतर निकाल लिया करो डायरेक्ट। जैसे अब मान लीजिए उसने कहा कि 35 और C, मतलब D और C में इनकम में कितना अंतर है, 10 लाख रुपए की टोटल इनकम है, जिसका 35% इसके पास है 20%। तो लोग क्या करेंगे, पहले इसका 10 लाख का 35% निकालेंगे, फिर 20%। आप ऐसा क्यों करते हो, डायरेक्ट परसेंटेज से क्यों नहीं करते? भाई इन दोनों का डिफरेंस 15% है, तो 10 लाख का 15% मतलब 1.5 लाख रुपए जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। समझ आ गई। इसी तरीके से एडिशन पूछ सकता है। वो क्या पूछता है कि इसका और इसका और उस, मतलब बोलेगा A का और B का और नीचे D का और E का, इन दोनों का अनुपात कितना होगा इनकम का। तो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए डायरेक्ट, 25 15 40 हो गया और D 35 5 40 हो गया, 1%, 1:1 होगा आंसर है। आप इस 10 लाख को भी छोड़ दीजिए, इस वैल्यू का यूज ही नहीं करना होता। कई क्वेश्चंस में इन वैल्यूज का यूज ही नहीं करना होता। जो ये 10 लाख 8 लाख कुछ भी वैल्यू दी होती हैं उसका यूज ही नहीं करना होता, सिर्फ परसेंटेज से खेल खत्म हो जाता है। उसके बारे में जब मैं इस चैप्टर को कराऊंगा तो बाकी इन डेप्थ समझाऊंगा। तो ये वाली सारी चीजें हो गई, आप लोगों को काफी सारी चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है 18 वीडियोज की प्लेलिस्ट। इस वीडियो को देखना कंपलसरी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तब आप विश्वास मानिए कि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट तो दिखेगा, लेकिन बहुत कम दिखेगा। जितनी बातें मैंने बताई हैं वो एग्जाम में फॉलो करनी ही है, जिसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90 मिनट से पहले पेपर नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज 100 तक क्वेश्चंस देखने ही देखने। अगर आप सिर्फ इन 2 चीजों को भी फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ इन 2 चीजों को, तब भी आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से तुक्का भी मारना है। ये जो 18 वीडियोज हैं इनके अंदर आप लोगों को मोटिवेशन भी, कैसे आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है वो भी, एक एक चीज आपको समझाई गई है। सिर्फ 1.5 से 2 घंटा आप लोगों का लेगा ये। आप इसे फिल्म समझ के देख लीजिएगा, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप इस चीज को देख लीजिए। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, व्यूज बढ़ाने के लिए कहता तो और भी वीडियो सजेस्ट करता था। सबको जो रिजल्ट मिलते हैं वो इन 18 वीडियोज से ही मिलते हैं। इसलिए इन 18 वीडियोज को दिल से देख लेना आप लोग, और आप विश्वास मानिए कि आपके मार्क्स में जो इंप्रूवमेंट दिखेगा आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके का मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और एक बात और याद रखना, मार्क्स भले ही इंप्रूव ना करें, क्योंकि हो सकता है भाई टेस्ट डिफिकल्ट हो, लेकिन आपकी रैंक इंप्रूव करेगी। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं पहले 10,000 में आता था, अब मैं 8,000 में आने लग गया हूं, 5,000 में आने लग गया हूं। तो देखो रैंक एक अलग चीज है, मार्क्स
पेपर के लेवल पे डिपेंड करते हैं। पहले जो 80 तक ला रहा था, आज वो लेटेस्ट टेस्ट में 70 ही लेके आ रहा है, तो क्या वो बच्चा कमजोर हो गया? नहीं, पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो गया, लेकिन उसकी रैंक जो पहले आती थी उसी रेंज में वो अभी पड़ा होगा। इसलिए अपने आप को जज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी रैंक इंप्रूव होनी चाहिए। अब देखते हैं टेस्ट कौन कौन से देने हैं। तो टेक्स्ट बुक पे हम लोग टेस्ट लगाते हैं। आप लोगों को जो टेस्ट देने, बहुत सारी चीजें रह गई हैं, मैं आप लोगों को बताऊं वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने भी नहीं सोचा कि बहुत सारी चीजें दी जाएं। ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। फिलहाल आप लोग सुन लीजिए, प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाने हैं। देखो, कल आपके पास संडे रहा, संडे की इवनिंग में 2 टेस्ट लगा लीजिए, कल मंडे में 2 टेस्ट लगा लीजिए। लगभग 4 टेस्ट आपको लगाने ही हैं। और जब आप ये 4 टेस्ट लगा लोगे, फिर आप कल आपको कोई टारगेट नहीं मिलना है, मंडे आपका एनालिसिस के लिए है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिवीजन के बाद ही टेस्ट लगाएं। आज की आपके पास पूरी रात रही, कल का आपके पास पूरा दिन रहा। अगर आपका मन करता है तो कल शाम को टेस्ट लगाना है, अदरवाइज आपका मन करता है तो मंडे की इवनिंग में भी टेस्ट लगा सकते हो या मंडे की मॉर्निंग में लगा सकते हो, लेकिन मंडे को ही एनालिसिस करना होगा। सब कुछ इन संडे और मंडे में करना है, तो बिना रिवीजन के कभी भी टेस्ट नहीं देना है। तो ये सुन लो, जब तक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, अपने टारगेट्स का तो रिवीजन करना ही है। उसके अलावा जो आपके नोट्स बने हुए हैं चीजों के, एक बार कोई स्टैटिक जीके छोड़ दो, स्टैटिक जीके का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही है। और पूरा रिवीजन करने के बाद ही टेस्ट में जाना है। आपको ये सोचना है कि आप रियल एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज को सुन लेना, जैसे मैंने बताया। तो आपके पास संडे है, मंडे है, इन 2 दिनों में टेस्ट भी देने हैं, एनालिसिस भी करना है। जो करना है करो। अब टेस्ट कौन कौन से देने हैं? प्रीवियस ईयर नंबर 30 अक्टूबर का दे देंगे, टेलीग्राम पे बताएंगे। 30 अक्टूबर का प्रीवियस ईयर नंबर 11, ये आप लोगों को देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग लगा सकते हैं इसके पास। जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो भी लगा सकते हैं इसे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर नंबर 62, 29, 1, ये 3 है। जो 1 है वो सबके लिए फ्री है, लेकिन 62 और 29 ये पेड वाले हैं। तो आप जिनके पास टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज है वो लगा पाएंगे। तो इनमें से आप कोई 2 टेस्ट लगाएंगे, 62, 29 और 1। प्रीवियस ईयर हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है, मैं आप लोगों को बता दूं, 90 मार्क्स का सिलेबस एज इट इज रखा हुआ मिलेगा पेपर में, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ 10 नंबर की जीके जो है करंट वाली वो चेंज हो रही है, और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो गाइस बस इतना आप लोगों का रहा। लेटेस्ट टेस्ट नंबर 5 आपको लगाना है, और फुल टेस्ट नंबर आपको 17 लगाना है। फुल टेस्ट नंबर 17 लगाना है। सारी के सारी वीडियो मिल जाएगी, कहां पे टेस्ट लगाने हैं, कैसे टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। 18 मंथ का पास भी आया हुआ है, जिनको लेना है आप लोग ले सकते हैं। और अगर किसी को सपोर्ट करना है चैनल को, तो 75 35 91 12 71 पर पेटीएम वगैरह करके आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, एक चीज और, ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो प्रयास सही दिशा में किया जा रहा है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सब लोग मेहनत तो करते हैं और ये भी पता है कि मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। समझ गए ना? तो इन चीजों को फॉलो करो। प्लेलिस्ट देखना भूल नहीं जाना। अगर आप प्लेलिस्ट देखना भूल गए तो विश्वास मानिए बहुत सारी चीजें आप लोग खो दोगे। बताने को बहुत कुछ है, इन मेथड के मैं यूजेस बताऊंगा आप लोगों को, इसे यूज कैसे करना है। तो मेरे पास वीडियोस है, मैं आप लोगों को वीडियोस दूंगा, उन वीडियोस को देख लेना, आप इनके यूज समझ जाओगी। और अगर फिर भी कंफ्यूजन रहेगा तो मैं एक वीडियो और ले आऊंगा, आपको सारी चीजें समझा दूंगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। इस चीज को आप लोग फॉलो करिएगा। ये चीजें देखने में आप लोगों को नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। लिख लो, जो चीजें बताई हैं उन चीजों को आप फॉलो करना, रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।